हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का आरपीएससी सेकंड ग्रेड के तहत। आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि रहेंगे लिटरेचर और टीचिंग मेथड्स से। टीचिंग मेथड्स में डायरेक्ट, ऑडियो, लिंगुअल एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश प्लस आपका स्ट्रक्चरल मेथड, सभी से ही एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो लिटरेचर पार्ट रहा उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो आपका टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ पोइट्री, उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक साथ आज इस लेसन में मिलेंगे। कुल 25 समथिंग क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स, तो लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि हम जानने वाले हैं कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी आपको इसमें मिल जाएंगे, अपोस्ट्रोफी एंड ऑल, क्या हमारे बुकर प्राइज है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तहत कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आजकल जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा है वो सेकंड ग्रेड को लेकर चल रहा है। आप लोग कहेंगे तो मैं फर्स्ट ग्रेड के भी लेसन ज़रूर से प्रिपेयर करूँगी। और कुछ बच्चे जो पीजीटी के लिए कह रहे हैं, के भी पीजीटी के लिए, तो आप लोग प्लीज़ पहले तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप उसके वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, वही कंटेंट है मेन। उसके बाद हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का डायरेक्ट मेथड से ही रिलेटेड है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायरेक्ट मेथड। इनमें से कौन सा जो पॉइंट है जो कि डायरेक्ट मेथड पर एप्लीकेबल नहीं होता है। Grammar is presented deductively. Students' native language is not used. Students are encouraged to communicate the target language and question answer exercises are conducted. तो फर्स्ट ही हो जाएगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। ग्रामर इज प्रेजेंटेड, एक होता है डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। इसमें जो है डायरेक्ट मेथड में ग्रामर इंडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है, इंडक्टिव मेथड, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिडक्टिव मेथड में पहले रूल्स पढ़ाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स होते हैं, और इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल्स होते हैं उसके बाद रूल्स की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू फ्री कंपोजिशन। अब इनमें से फ्री कंपोजिशन को लेकर कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा नंबर 4। इन इट द स्टूडेंट्स वर्क ऑन गिवन आइडियाज। ठीक है, कौन सा सही नहीं है की बात चल रही है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है गिवन आइडियाज़ पे काम नहीं करते हैं। जैसा कि फ्री कंपोजिशन है ना, तो उनको फ्री पूरा मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, फ्री आपको अपने ही व्यूज़ लिखना है, उस टाइप की बात चल रही है। तो इसमें डेवलप होता है स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन, ओके, उनकी एबिलिटी इन्हांस होती है, ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स, ये भी करेक्ट है। और ये एक ऑफर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है टू यूज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर लेक्सिकल आइटम इन दियर राइटिंग। वो अपनी राइटिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ कर सके, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स कोई गिवन आइडिया पर काम नहीं करते। तो यही इसका रॉन्ग आंसर है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी तरह बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपके सिलेबस में जो टीचिंग प्रोज पोइट्री है तो जाके आप उसका एक एक वीडियो देखें, एक एक कंटेंट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आप सेट से ही पढ़ोगे ना, सेट ही अच्छे से लगा लोगे, तो भी आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्किल ऑफ लाउड रीडिंग इज मोस्ट यूजफुल। अब लाउड रीडिंग का जो स्किल है वो कहाँ मोस्ट यूजफुल होता है, एट लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं लाउड रीडिंग करके वो लर्न भी करते जाते हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सो द आंसर इज नंबर 4, ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो जैसे इनके वर्क हैं, राइटर और वर्क्स मैच करा रहे हैं, तो मार्लोव का है, डॉक्टर फॉस्टर्स, ये करेक्ट है। शेक्सपियर का विंटर्स टेल इज ऑल्सो करेक्ट। रिचर्ड, हमारे जो रिचर्ड बिन्सले शेरिडन है, इनका फुल नेम है रिचर्ड बिन्सले शेरिडन, उनका राइवल्स, ये भी करेक्ट है। और ये जो हमारा वर्क है द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये भी इन्हीं का ही है, रिचर्ड बिन्सले शेरिडन, ये एक आयरिश राइटर है, सटायरिस्ट है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क ये नहीं है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स है ना, उसके तहत ये क्वेश्चन बन रहा है। अब प्लीजिंग ऑफ ट्यून और ट्यूनफुल, एक प्लीजिंग है और ट्यूनफुल है, अरेंजमेंट ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल इज कॉल्ड, दैट इज रिदम। रिदम होता है इसमें, प्लीजिंग जो रिदम क्या है, म्यूजिक, तो प्लीजिंग है, ट्यून है उसमें, तो वो क्या होता है, अरेंजमेंट कर देते हैं जब सिलेबल्स का, वर्ड्स का, दैट इज रिदम। और ये कुछ ऐसे हैं कि नहीं भी पढ़ाओ तो भी हम सही लगा लेते हैं अपने इंस्टिंक्ट के आधार पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोड इन द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, हर जो भी टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं ना इंग्लिश टीचिंग के, डायरेक्ट हो गया, ग्रामर कम ट्रांसलेशन हो गया, प्लस हमारा स्ट्रक्चरल एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इनके नाम से ही आप
समझ के अपने आंसर्स लगा सकते हो। तो इनमें से कौन सी टेक्निक इसमें CLT में यूज़ नहीं की जाती है, CELT में यूज़ नहीं की जाती है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर 1 पैटर्न प्रैक्टिस। ठीक है, पैटर्न प्रैक्टिस नहीं होती है, लैंग्वेज गेम्स, रोल प्ले, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बलिंग सेंटेंस ये होता है, पर पैटर्न प्रैक्टिस से ये नहीं होता है। फिर क्योंकि पैटर्न तो स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं ना, बस इससे आप समझते चलिए। देन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फॉलोड इन डायरेक्ट मेथड। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो डायरेक्ट मेथड में यूज़ नहीं की जाती है? तो आइए देख लेते हैं आंसर हमारा मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड। इसमें कोई मेमोराइज नहीं किया जाता है, रूल्स तो बताते ही नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात चलती है, रूल्स चलते हैं ग्रामर वाली मेथड में। तो मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स ये इसमें नहीं अप्लाई होता है डायरेक्ट मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिगर ऑफ स्पीच, विच द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एड्रेस ईदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू अ पर्सोनिफाइड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, आपको देखिए एक बार बच्चे पर्सोनिफाइड वर्ड से इस पर जा सकते हैं, पर ये आंसर आपका गलत है स्टूडेंट्स। हमारा करेक्ट आंसर है एपोस्ट्रोफी। और ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, जो हमारा इसके जस्ट पहले लास्ट एग्जाम हुआ था RPSC सेकंड ग्रेड का, मैंने वहाँ से लिए हैं। जैसे कि मैं हमेशा से ही कहती हूँ, प्रीवियस पेपर ज़रूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस पेपर में भी पहले हमें प्रीवियस पेपर से ही प्रैक्टिस करनी होती है, वहाँ से आप अपने आप को बिल्कुल जाँच पाएंगे। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है एपोस्ट्रोफी, इसमें होता है एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ये देखिए एपोस्ट्रोफी के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जिसमें कि संबोधन होता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, इनएनिमेट है, एब्सेंट है, कोई एब्सेंट है उसको संबोधित करके कह रहे हैं। कुछ ऐसा है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको संबोधित करके कह रहे हैं हमारे ऑथर या पोइट, उसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब देखिए लव हु नीड्स यू, अब ये लव से कह रहे हैं, लव हु नीड्स यू, तो ये कैसा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कम ऑन फोन गिव मी अ रिंग, अब ये फ़ोन को बुला रही है, कैसा ऑब्जेक्ट है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट है इस तरह से। तो यही आपके सारे, थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स फॉर दिस पार्किंग स्पेस, हेवन हेल्प अस, हेवन को बोल रहे हैं हेल्प अस। तो इस तरह के हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं एपोस्ट्रोफी के। इसमें संबोधित होता है, संबोधित करके पोइट, कविता या राइटर अपनी बात कह रहा है, संबोधित करके कि सुनो करके, और वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहे हैं रीडिंग स्किल होता है ऑफ स्किमिंग इज एम्प्लॉयड। अब देखो रीडिंग करी जाती है कई तरह से, एक तो साइलेंट रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है, तो इस तरह का एक स्किल होता है स्किमिंग वाला, स्किमिंग रीडिंग स्किल होता है। इसमें तेजी से पढ़ते हैं, ठीक है, तेजी से पढ़ समझ तो रहे हैं, लेकिन उस कंटेंट को इतना डीपली मीनिंगफुली नहीं समझ रहे हैं, तेजी से पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रीडिंग स्किल ऑफ स्किमिंग। अब वो कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ उसको हम एम्प्लॉय कर देते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज टू हैव अ जनरल आइडिया व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। ठीक है, कभी हमारे सामने कुछ कंटेंट आया तो हम उसे ऐसे ही फरफर से पढ़ लेते हैं कि हमें उसका एक जनरल आइडिया मिल जाए कि वो टेक्स्ट में है किस बारे में। फिर अगर अच्छा लगता है तो बैठ के तसल्ली से भी पढ़ा जाता है, तो वो चीज़ नहीं है तसल्ली से पढ़ना आराम से, नहीं, स्किमिंग रीडिंग है ये, कि एक आपको जनरल आइडिया हो जाए कि टेक्स्ट है किस बारे में, तेजी से पढ़ लिया, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात चल रही है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना है, पहले उदाहरण फिर उसके बाद रूल समझाना है, ठीक है। द बॉय इज गोइंग टू मार्केट, पहले ये बता देंगे, फिर बताएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये सब करके, तो ये होता है आपका तो इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल, देन उसके बाद रूल्स। तो टीचिंग इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पूछना चाह रहे हैं इसमें होता क्या है, तो देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल बिफोर ड्राइविंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ लर्नर, तो पहले एग्जाम्पल होता है, उसके बाद ये आपने मनोविज्ञान में भी पढ़ा है ये मेथड, इसमें सीधी सी बात है कि पहले एग्जाम्पल्स को पहले रखा जाता है, बस। तो ये होती है आपकी इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन के आधार पर प्रेजेंट करते हैं, भाषा को प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल सिचुएशन मेथड। और यही चारों जो है आपके सिलेबस में है मेथड्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ कुबला खान। कुबला खान इज द वर्क बाय इज अ वेरी गुड पोएम बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, ओके। और बाकी जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर है ये भी कॉलरिज का ही है, कीट्स का ओटो ऑटम है, और टेनिसन का अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस है। फिर कुबला खान जो हमारा है वो हमारे किसका है, इन्हीं का है, कॉलरिज जी का। तो
ये हो गया हमारा नहीं, नॉट करेक्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रेजी कॉमेडी। लिटरेरी टर्म से यहाँ क्वेश्चन आया है, लिटरेरी फॉर्म्स जो होती हैं, तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज से ये क्वेश्चन है कि कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ ट्रेजिडी, कॉमेडी ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, तो 3 तरह के हो रहे हैं ये। तो ट्रेजी कॉमेडी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख हो, इसमें अच्छा भी दिखाते हैं। नाम में ट्रेजी है तो फिर कॉमेडी भी है ना, तो लेकिन इसलिए इसमें कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ये वाला। इट डील्ड ओनली विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, कि ये सिर्फ जिंदगी के डार्क साइड को दिखाता है, नहीं ये गलत है। बाकी सारे करेक्ट पॉइंट इसके करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज पोइट्री इज टॉट मेनली, तो ये बहुत ही सरफेस के क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे लगातार अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं ना, तो ये सारे उनको बहुत ही इजी पाएंगे उनके लिए। फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो ठीक है जिनके लिए है अननोन, तो वो इनको समझते चलें कि पोइट्री क्या है। पोइट्री इज टॉट मेनली टू मेक ए स्टूडेंट इंजॉय पोएम्स ब्यूटी एंड मेलोडी। पोइट्री का कहीं भी जिक्र आ जाए आपको, कहीं भी आप टीचिंग मेथड्स के तहत, टीचिंग इंग्लिश के तहत, आपको यही आंसर बताने की पोइट्री सिर्फ इंजॉय करने के लिए होती है। अभी गाने क्यों सुनते हैं हम लोग, गाने का मतलब समझ के क्या उससे ग्रामर निकालते हैं, उससे हम क्या ही निकालते हैं, उसके राइटर को पता करते हैं, नहीं, एक आनंद सा लेते हैं, बस वही चीज़ है। पोइट्री भी वही है, टू मेक स्टूडेंट एंजॉय पोएम्स ब्यूटी एंड मेलोडी, ब्यूटी को और मेलोडी को वो एंजॉय करें। अपोजिट ऑफ द वर्ड डॉन इज डस्क, भाई डॉन डस्क सूरज का उगना और सूरज का डूबना, डॉन डस्क। विच वन इज ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा ऑड है, तो करेक्ट आंसर इज डॉन मॉरिस। इसको मैंने फाइंड आउट तो किया, लेकिन ये सारे ही इंडियंस हैं और इंडिया में ही जन्म हुआ है, इंडिया में ही डेथ हुई है, फिर भी ये डॉन मॉरिस इसका करेक्ट आंसर क्यों जा रहा है। आई थिंक ये फ्रेंच करके एक एसेंट इनका है, उस वजह से इनको अलग कर रहे हैं, ऑड कर रहे हैं, है ना। है ये भी इंडियन राइटर हमारे डॉन मॉरिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट से स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, इनमें से कौन सी मेथड में। द मेथड नेम इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज। अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या करेंगे, बात ही तो करेंगे, कम्युनिकेशन ही तो करेंगे, तो द आंसर इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। बिल्कुल आसान शब्दों में ही समझना होता है, भारी भरकम सिद्धांत और पता नहीं क्या क्या नहीं होना चाहिए, आराम से इजीली समझ लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू टेस्टिंग। अभी जो टेस्ट होता है बच्चों का, एग्जाम्स लेते हैं, एग्जाम एंड टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट के रिगार्ड में कौन सा सही नहीं है। टेस्ट होता है भाई, स्टूडेंट का अचीवमेंट पता लगा रहे हैं, ये भी ठीक है, ओके, सही नहीं, हमको गलत ही निकालना है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला गलत है कि टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर। अब टेस्ट से तो बहुत फीडबैक मिलता है टीचर को, पता चल जाता है अभी कौन सा बच्चा कैसा है। मैंने भी अपनी क्लास में पहले 2 लेसन पढ़ाते ही एक टेस्ट लिया और परख लिया भी कौन से बच्चे कैसे हैं, तो वही चीज़ है कि बिल्कुल फीडबैक मिलता है, ये इनसे गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑडियो लिंगुअल मेथड के तहत। बिल्कुल देखिए हमारा हर मेथड से एक एक क्वेश्चन यहाँ आ गया है, और ऐसे ही कितने ईजी क्वेश्चन आना है। जो मैंने मेथड्स पढ़ा है उनको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप ऐसे सेट सॉल्व करेंगे, आपको ईजी रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें से कौन सा सही नहीं है ऑडियो लिंगुअल मेथड के तहत स्टूडेंट्स और टीचर का जो रोल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज एंड टू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज और दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए, नहीं, टीचर का भी इसमें रोल होता है। बाकी सारे पॉइंट हमारे करेक्ट है। ऑडियो लिंगुअल मेथड के तहत टीचर जो है डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, कंट्रोल करता है लैंग्वेज बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट को, सब, लेकिन ये कह रहे हैं लास्ट में कि उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द 4 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एज दे आर जनरली डील्ड इन द क्लासरूम। कॉम्प्रिहेंशन जब होता है, जो समझते हैं, एक पैसेज लिखा है, बुक में कंटेंट लिखा है, उसको पढ़ा रहे हैं, प्रोज में एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं और उसको समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, तो समझने के लिए कौन से लेवल इसमें हमारे फॉलो किए जाते हैं, ये चारों में से। तो सबसे पहले हमारा यूज होता है नंबर 2 लिटरल रीडिंग हो गई, ठीक है। फिर उसको रीऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बच्चा पढ़कर उसको अपने माइंड में एक ऑर्गेनाइज करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। देन इंटरप्रिटेटिव एंड इनफेरेंशियल लेवल, फिर वो इंटरप्रिटेट करता है और फिर उसका इवैल्यूएशन भी होता है। इस तरह से हमारे 4 लेवल हो जाते हैं और जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, सो द आंसर इज 1558 to 1603। एजेस जो आपके सिलेबस में है उनके सबके सिर्फ इतने
शॉर्ट में आपको इनका ड्यूरेशन पता होना चाहिए। और एलिजाबेथन एज जो कि शेक्सपियर एज भी कहलाता है हमारा, तो उसका 1558 से 1603, ठीक है। The device by means of which the truth is veiled in the form of a sarcasm। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि एक डिवाइस है जिसका मीनिंग होता है कि द ट्रूथ इज वेल्ड, वेल्ड यानी छुपा दिया, ठीक है। जैसे चुन्नी ओढ़ लेते हैं तो वहाँ वर्ड वेल्ड वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो वही द ट्रूथ इज वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ sarcasm, एक ताने के रूप में, ताना मारते हुए, सच को छुपा के ताना मार रहे हैं। बाय इम्प्लाइंग द अपोजिट टू व्हाट इज रियली स्टेटेड इज कॉल्ड। और एक सरकाजम है, एक ताना है, और सच को छुपाते हुए इम्प्लाइंग कर रहे हैं उसका अपोजिट मीनिंग, उस सच का अपोजिट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ताने के रूप में। इज रियली स्टेटेड इज कॉल्ड व्हाट, आयरनी। आंसर इज करेक्ट, इज आयरनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ किया जाता है। जो लेखक होते हैं आयरनी का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप बोलचाल की हम नॉर्मल आपको बताएं, ठीक है, कि जैसे कि आप किसी कोई व्यक्ति बहुत बुरा इंसान है या फिर वो कुछ किसी ने बुरा काम कर दिया, तो और हम लोग अपोजिट वे में, हमको भी पता है बुरा किया, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हाँ नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, गुड, वेरी गुड, ये होता है आयरनी, ठीक है। तो अपोजिट इम्प्लाई कर देना, सरकाजम के साथ एक ताना मारते हुए, सच को छुपाते हुए। सच तो वहाँ वेल्ड हो जाता है, क्योंकि जब एकदम आयरनी होती है तो वहाँ सच को वेल्ड करके सरकाजम मारा जाता है अपोजिट बात बोल के, दैट इज आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द स्टूडेंट ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडाइम्स। तो बस ग्रामेटिकल रूल्स तो एक ही मेथड हुआ ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज होगा तो फिर वो बहुत अपने ही बेवकूफ़ी करेगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही ग्रामेटिकल रूल्स हमको बताए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कौन सा है इसमें जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे अप्लाई नहीं होता है। सो द आंसर इज नंबर 4 कि स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फोसाइज्ड। स्पोकन इंग्लिश को एम्फोसाइज नहीं किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश को एम्फोसाइज किया जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, एंड इसको एम्फोसाइज किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। और कौन सा मेथड है ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यहाँ पर इसको मैथ नहीं किया जाता है। इनमें से किसको मैन बुकर प्राइज नहीं मिला है, तो करेक्ट आंसर सनिता देसाई, इनको नहीं मिला है, बाकी किरण देसाई को मिला है, इनकी बेटी को, ठीक है, इनको नहीं मिला है। The next question is which method was developed as a reaction to grammar translation method। grammar translation method सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड भी कहलाती है, क्लासिकल मेथड भी कहलाती है, और इसी मेथड से मोस्टली ग्रामर सिखाई जाती है, सबसे पुरानी मेथड भी कहलाती है। इसके रिएक्शन में कौन सी मेथड को डेवलप किया गया था फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को ही फिर डेवलप किया गया था, इसके अपोजिट नहीं, पर हाँ इसके अलावा कि भाई यही इसे थोड़ा ना सिखाते रहेंगे, तो एक और कुछ होना चाहिए। वाइल टीचिंग इंग्लिश प्रोज अ टीचर, देखिए टीचिंग ऑफ प्रोज से हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि जब एक टीचर टीच करता है प्रोज को तो इसमें से क्या होना चाहिए, क्या फिर क्या नहीं होना चाहिए। तो वो क्या क्या करता है, शुड एक्सप्लेन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, शुड नॉट एक्सप्लेन, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4, शुड एक्सप्लेन ओनली दोज वर्ड्स दैट आर एसेंशियल, should explain only those words that are essential to the understanding of the text seeking students। मतलब सारे ही वर्ड्स एक्सप्लेन कर देंगे प्रोज में या इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो वो वही वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे जो कि एसेंशियल है समझने के लिए उस टेक्स्ट को। और जो इस सीकिंग स्टूडेंट्स भी एक बार सीख करते हैं, खोजते हैं अरे ये वर्ड का मीनिंग क्या है, और इससे फिर उनका सारा ही क्लियर हो जाता है, सारा कंटेंट का मीनिंग ऐसे। ये देखिए अब मेडिटेटिव और अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लेमेंट, लेमेंट यानी विलाप करना, रोना, दुख शोक जताना, तो लेमेंट वाली पोएम होती है मेडिटेटिव या कि थोड़ी रिलीजियस टाइप की। फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड, किसी की डेथ पर लिखी जाती है, तो द करेक्ट आंसर इज एलेजी। एलेजी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक पोएम ऑफ लेमेंट होती है, दुख गीत, शोक गीत जिसको हम कहते हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड एडमोनिश इज द करेक्ट आंसर इज 4 एनकरेज, एनकरेज होता है। ड्राइडन एंड पोप बिलोंग टू न्यू क्लासिकल मूवमेंट, ये दोनों न्यू क्लासिकल मूवमेंट को बिलोंग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड, इनमें से कौन सा ऑडियो लिंगुअल मेथड पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज ग्रेट एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग मीनिंग।
ठीक है, कि एडुओलिंगुअल में ये सारे हमारे फिक्स होते हैं कि लिसन करते हैं, फिर बोलते हैं, रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं। ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल पैटर्न्स और डायलॉग के रूप में ऑडियो, यानी कि क्या ऑडियो क्या करेंगे, सुनेंगे, क्या डायलॉग्स को सुनते हैं और वो अपनी फिर सुनकर लैंग्वेज हैबिट्स क्रिएट करता है, ड्रिल करता है, उसको प्रैक्टिस करता है। लेकिन ये नहीं होता है कि ग्रेट एम्फसाइजिंग इज प्लेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग मीनिंग एस्टेब्लिश हो जाए, नहीं, बस मेन उनको बोलना आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉर्पोरल इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इसका करेक्ट आंसर है कि कॉर्पोरल का अपोजिट होता है हमारा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और इसका होता है थोड़ा भौतिक, कॉर्पोरल। अपोजिट ऑफ द वर्ड जुडिशियस इज करेक्ट आंसर इनडिस्क्रेट। ठीक है, जुडिशियस मीन्स होता है न्याय वाला, अच्छा व्यक्ति, और इनडिस्क्रेट माने अविवेकी, अभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, क्या डज नॉट मैच, क्या करेक्ट नहीं है यहाँ पर? तो विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय करेक्ट है, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन इज करेक्ट, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज करेक्ट। एंड यहाँ पर देखिए ऐसा नाम लिखा है, जब खुद भी पढ़ाई करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अमिताभ घोष द वाइट टाइगर, एक्चुअली ये है हमारे मिस्टर अरविंद अडिग जी का। द वाइट टाइगर किसका है? अरविंद अडिग जी का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स होल्ड्स द व्यू दैट एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड शुड बी टॉलरेट एट द इनिशियल स्टेजेस। इनमें क्या है, ये कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक ऐसा होता है कि जो एरर्स हैं उनके लिए इस मेथड के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो गलतियां हैं उसका एक प्राकृतिक हिस्सा है, कि हाँ भाई गलतियां तो होती हैं ऑफ द लर्निंग प्रोसेस का, एंड शुड बी टॉलरेट इन द इनिशियल स्टेजेस, और इनिशियल स्टेजेस पर वो गलतियों को टॉलरेट किया जा सकता है। ऐसा कौन सी मेथड में माना जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और जब कम्युनिकेशन करेंगे, स्टार्टिंग मिस्टेक हो गई, इट्स ओके, दैट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग, एंड उसको बाद में करेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इसका कैसा है, नेचुरल इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए टीचर से रिलेटेड है। द टाइप ऑफ टीचर कंसिडर अनडिजायरेबल इज वन हु, एक ऐसा टीचर जो कि अनडिजायरेबल है। तो देखिए सारे ऑप्शन करेक्ट है और हमें इसमें से देखना है कि जो अनडिजायरेबल कौन सा है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट है इसमें कि स्टैंड्स इन वन पोजीशन इन लेक्चर, एक ऐसा टीचर जो बिल्कुल अनडिजायरेबल होगा, पसंद नहीं आएगा, जो बस एक तरह से खड़ा रहे और बोलता रहे लेक्चर देता रहे इस तरह से। बाकी जो देखो कि बाकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो भी समझ ले रहे हैं। कीप ऑलवेज ऑन द मूव यूजिंग हैंड्स को भी मूव करता रहे, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो, लाइवली वॉइस हो उसकी एकदम जीवित जिंदा दिल आवाज ऐसा। अपीयर्स टू बी इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, जो खुद से उसका लगे, वो खुद जो पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है, वो खुद उसमें इंटरेस्टेड हो। एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन हो, ये भी होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग भी अपने क्लासरूम में इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अनडिजायरेबल बिल्कुल नहीं बनना है, टीचर तो जरूर बनना है गवर्नमेंट टीचर, बट नहीं एक ही पोजीशन में खड़े होकर लेक्चर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज, इनमें से कौन है जो एलिजाबेथन एज को नहीं बिलोंग करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन है रोमांटिक एज को यंग रोमांटिक पोइट कहलाते हैं, जल्दी मृत्यु हो गई थी करके वही चीज़ है। तो जॉन मिल्टन एलिजाबेथन एज को नहीं बिलोंग करना, यंग रोमांटिक में तो ये नहीं आते, लेकिन हाँ ये हमारे एलिजाबेथन एज के पोइट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को लेसन पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए स्पेशली वो नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ और कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।